गुड इवनिंग एवरीवन एंड आई होप कि तुम लोग अच्छे हो, सेफ हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और कंटिन्यूसली मैं तुम लोग को वीडियोस अपलोड किए दे रहा हूँ, है ना। तो इसका एक ही मकसद है, बस एक ही मकसद है इसका, दैट इज़ कि तुम लोग जल्दी 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 पढ़ाई कर लो, है ना। बिकॉज अभी मेरे पास टाइम है तो मैं दे रहा हूँ तुम लोग को लगातार वीडियोस, है ना। तो तुम लोग देखो, है ना। दिस इज़ अ काइंड ऑफ, समझ सकते हो, एक्स्ट्रा क्लास। क्योंकि नॉर्मली तो वीक में तुम लोग का 3 क्लासेस होता है, लेकिन मैं एक वीक में जो है वो 4 वीडियो 5 वीडियो भी कभी कभी डाल देता हूँ। तो दीज थिंग्स आर जस्ट एक्स्ट्रा थिंग्स, है ना। तो ये पढ़ो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा करो। आई वॉन्ट ओनली वन थिंग, दैट इज़ कि तुम लोग पढ़ो, बस यही मुझे चाहिए और कुछ इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, समझ गए। अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था रदरफोर्ड्स का मॉडल, जिसमें हम लोग सब कुछ समझ गए थे। लास्ट में देखे थे कि उसका एक ड्रॉबैक था, उसके मॉडल में एक नेगेटिव पॉइंट था जिसको साइंटिस्ट लोग ने आइडेंटिफाई किया और उसको फिर करेक्शन किया गया। तो उसको करेक्शन जब किया गया तो एक नया मॉडल लाया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो नील बोर बोल के एक आदमी था जो कि रदरफोर्ड को बोला कि देखिए रदरफोर्ड भैया, आप जो बात बोल रहे हैं ना, आप सही बोल रहे हैं, यू आर टेलिंग द ट्रुथ कि एक एटम होगा, उसका सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होगा, उसके सेंटर में का जो मास होगा वो पॉजिटिव होगा और उसके चारों तरफ जो है वो एक फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा। सब सही बोल रहे हैं आप, लेकिन क्या गलत है पता है आपको। तो वो रदरफोर्ड बोलता है क्या गलत है भाई, बताओ मेरे को। तो बोलता है कि आप जो अपने थ्योरी में बोल रहे हैं, यू आर टेलिंग इन योर थ्योरी दैट कि क्या बोल रहे हैं आप कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे ऑर्बिट में घूमेगा। तो ऐसा नहीं होगा भैया। तो रदरफोर्ड बोलता है तब कैसा होगा। तो अब नील बोर उसको समझाता है कि देखिए, ये बोलता है नील बोर कि द इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व ओनली इन सम स्पेशल ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स कुछ स्पेशल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, सारे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करेगा। ये डिफरेंस है रदरफोर्ड में और बोर्ड में। रदरफोर्ड बोलता था कि सब में करेगा, जितना ऑर्बिट है सब में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, लेकिन बोर बोला कि नहीं नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, है ना, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि बोर बोला कि द इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व ओनली इन स्पेशल ऑर्बिट्स एंड दैट स्पेशल ऑर्बिट इज नोन एज शेल। क्या बोलते हैं उस स्पेशल ऑर्बिट को, शेल बोलेंगे हम लोग उसको, है ना। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व इन शेल। स्पेशल ऑर्बिट नहीं बोल के अगर हम लोग शेल बोले तो कोई गलती नहीं है। तो नील बोर बोलता है क्या कि द इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व इन द शेल। और अब अगर शेल में होगा तो फिर हम लोग उसके बारे में देखेंगे। हम लोग थर्ड चैप्टर में देखे ना, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल बताए थे, मैं हम तुमको बताए थे, है ना। देखो सबसे पहले तो तुम इसका मॉडल जो ये बोला था, ये जो मॉडल प्रपोज किया था उसको तुम इन वर्ड्स लिख लो, फिर मैं उसका फिगर बता देता हूँ। तो लिखो कि बोर्ड्स मॉडल लिख लिया ना। फर्स्ट पॉइंट लिखो कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, only certain special orbits known as discrete orbits of electrons, known as discrete orbits of electrons, comma, are allowed inside the atom। एटम के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स ही अलाउड होंगे, सारे ऑर्बिट्स अलाउड नहीं होंगे एटम के अंदर। अच्छा, और दूसरा बात ये बोला कि जब ये जो स्पेशल ऑर्बिट्स हैं, जब इस ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ये ऑर्बिट्स अपना एनर्जी लूज नहीं करेगा, इसीलिए तो ये स्पेशल है। और अगर ये ऑर्बिट अपना एनर्जी लूज नहीं करेगा तो इसका एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगा, और कभी ख़त्म नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा घूमते ही रहेगा। एंड अगर इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहा तो मेरा एटम एग्जिस्ट करेगा। यही था ना रदरफोर्ड का प्रॉब्लम कि एटम्स जो है वो एनर्जी, जो ऑर्बिट है वो एनर्जी क्या करता है, एनर्जी लूज करता है। तो धीरे 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 करते 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 एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब ऑर्बिट के पास एनर्जी नहीं रहेगा, तो फिर खत्म कहानी।
तो ये वही बात बोला था, फर्स्ट पॉइंट ये बोला एंड सेकंड पॉइंट बोला कि वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को लूज नहीं करेगा। समझ गए? ये 2 पॉइंट ये बोला। थर्ड पॉइंट बोला, लिख लो कि दीज ऑर्बिट्स और द शेल्स, है ना, दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और शेल्स विल बी नोन एज एनर्जी लेवल। इसको हम लोग कैसे जानते हैं? इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट का दूसरा नाम है शेल और शेल का दूसरा नाम है एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। अब देखो, इसने सेल बनाया, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट शेल का नाम होता है के शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल, एल शेल। ये 4 शेल्स होते हैं। अब चारों शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा। तो कौन से शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है? मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का? ये मैंने थर्ड चैप्टर में तुम्हें बताया हुआ है कि के शेल मैक्सिमम अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, एल मैक्सिमम अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। तो इसका जो कैलकुलेशन है कहाँ से आया? तो एक फॉर्मूला है, देख लो। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज 2n²। अगर मेरा फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे के शेल 2 into 1², 2, एल शेल 2 into 2², that is 2 into 4, 8, एम शेल 2 into 3², that is 2 into 9, 18 electrons. N shell 2 into 4², that is 2 into 16, 32 electrons. मैंने ये सब बताया था ना तुम्हें कि फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, सेकेंड शेल मैक्सिमम 8 को रख सकता है, उससे कम भी रखेगा, हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 8, उससे ज़्यादा नहीं। थर्ड जो शेल है जो कि एम है, वो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है और फोर्थ वाला मैक्सिमम 32 को कर सकता है। इसका फॉर्मूला है 2n² और मैंने ये कैसे होता है दिखा दिया है। 2 into n का स्क्वायर, तो 2 into 1 का स्क्वायर, 2 into 2 का स्क्वायर, 2 into 3 का स्क्वायर, 2 into 4 का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। समझ गए? अच्छी बात है। तो ये था मेरा बोर्ड का मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर है? ये सबको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग प्रोटॉन्स जान गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स जान गए हैं। अब मैं न्यूट्रॉन्स भी जानते हैं कि प्रोटॉन्स जान लो, नहीं जानते हो तो लिख लो, भूल जाओगे अगर। तो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, electrons are negatively charged particle, protons are positively charged particle, and neutron is a neutral particle, neutron is a neutral particle। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कवरर का नाम जान लेते हैं कि who discovered electron, who discovered proton and who discovered neutrons। आ जाओ। तो डिस्कवरर का नाम के लिए मैं तुमको एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं। क्या है? GTC पेन, जैसे है ना सेलो पेन, है ना लिंक का पेन्स, है ना बॉल पेन्स, जेल पेन्स, उस तरीके से एक है GTC पेन। अब बोलोगे सर ये क्या हुआ सर, कैसे समझेंगे, क्या है सर, समझ में नहीं आया सर। मैं बता देता हूँ। P फॉर प्रोटॉन और G फॉर उसका डिस्कवरर। तो हु इज द डिस्कवरर बता देता हूँ, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। E for electron, discoverer Thomson. N for neutron, discoverer Chadwick.
So this is how you are going to remember the names of the discoverer of proton, electron and neutron. Goldstein, Thomson and Chadwick. समझ गए? GTC पेन. Is it clear? बढ़िया. अब हम लोग कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं. तो आगे कहाँ लेके चलना है? अरेंजमेंट देखते हैं. जैसे हम लोगों ने सोडियम का देखा ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1. उसके बाद हम लोगों ने देखा, तो हम लोग अब मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए. मैं 4-5 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँगा और उसका मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बना दूंगा ताकि तुम लोग देख सको कि किस तरीके से उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन बनाना चाहता हूँ. चलो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है. अब तुम बोलोगे सर एटॉमिक नंबर का मतलब समझ में नहीं है. अच्छा, अच्छी बात है. तो हम तुमको बता दें कि एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. समझ गए कि एक एटम के पास जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही प्रोटॉन्स भी होता है. ये तो पढ़े हैं ना कि नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ओके. तो एटॉमिक नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, दिस मीन्स कि ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स. चलो, ओके सर, समझ गए सर, समझ गए. अब मैं तुमको बोलूंगा कि ओके ठीक है, समझ गया ना. अब इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को तुम अरेंज करो. तुम बोलोगे ठीक है सर, कर देते हैं. दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकेंड शेल. तो तुम बोलोगे सर 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना सर. तो इन द फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2. वाई, मैं बोलूंगा वाई 2 इलेक्ट्रॉन्स. पहले शेल में तो तुम 8 इलेक्ट्रॉन्स को डाल दो ना. पहले ही शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को डाल दो. तो तुम बोलोगे नो नो सर, नो सर, नो सर, दिस कांट हैपन सर, बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल कैन ओनली हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो हम बोलेंगे गुड, याद है तुमको, ठीक है, गुड गुड. तुम बोलोगे ओके सर, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स था, मैंने 2 डाल दिया, तो मेरे पास बचा कितना? 6 बचा. 6 मैं बाहर डाल दूंगा. 1 2 3 4 5 6 हो गया. इस तरीके से ऑक्सीजन एटम दिखाई देगा. अच्छी बात है. अब मैं एक बनाना चाहता हूं जिसका है नाम आर्गन. एटॉमिक नंबर में नीचे लिखता हूं ऐसे, 10 है उसका, 10. एक 2 बचा कितना? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. बन गया, बन गया. अब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12. 1 2 1 2. इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 12 इलेक्ट्रॉन्स है. मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लगा दिया. मेरा बचा कितना? 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गया. तो मैं अब नेक्स्ट पे जाऊंगा. तो सवाल ये है कि सर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन सेकंड वाले का तो कैपेसिटी सिर्फ 8 ही है, तो मैं क्या करूं? हाँ, मैं तो इसमें 8 ही रख सकता हूँ ना, 8 से ज़्यादा नहीं रख सकता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल कितना हो गया? 10 हो गया सर. लेकिन इसके पास तो टोटल 12 है. अब क्या करें? तो बोले करना क्या है? शेल बढ़ा दो, है ना, थर्ड शेल कर दो. तुम बोलोगे ओके ओके सर, ठीक है. तो जो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स था उसको थर्ड शेल में बढ़ा दिए. अब तुम बोले कि सर समझ में नहीं आया सर.
है ना। थर्ड शेल में जाने का क्या जरूरत है, हम तो मेरे पास जो फर्स्ट वाले शेल में हम जो 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए हैं, तो मेरे पास 12 था, मैंने 2 यहाँ पे डाल दिया तो मेरे पास 10 बच गया। तो मैं सेकंड शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरा का पूरा डाल देता, क्या दिक्कत है सर उसमें। तो हम तुमको बोलेंगे क्या, हम तुमको बोलेंगे कि तुम दिमाग पे जोर डालो, और दिमाग पे जोर डाल के ये सोचो कि सेकंड वाला ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है। सोचो, तो तुम बोलोगे कि ओ सर 8 है, सर 8 है। तो हम बोलेंगे अगर एक रूम में 8 बच्चे ही सिर्फ बैठ सकते हैं तो उसमें हम 10 बच्चों को कैसे बिठाएंगे। ठीक उसी तरीके से इसमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो हम उसमें 10 को कैसे घुसाएंगे, तो नहीं घुसा पाएंगे, तो 8 ही घुसाएंगे। तो जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट वाले रूम में भेज देंगे, तो हम नेक्स्ट वाले रूम में भेज दिए, समझ गए। ओके, अब इसी को देख के हम लोग इसका कन्फिग्रेशन करते हैं, कैसे। तो इसका कन्फिग्रेशन होगा 2,6, 2,6। इसका कितना होगा 2,8। इसका कितना होगा 2,8,2। तो इस तरीके से इसका कन्फिग्रेशन होता है जो चैप्टर 3 में हम लोग देखे थे। तो पहले हमको एलिमेंट मिलेगा, फिर उसका ड्राइंग करना पड़ेगा, फिर कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा ड्राइंग देख के। और जब तुम लोग ऐसा करते करते तुम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, मीन्स अराउंड 6, 7, 10 फिगर्स जब तुम लोग ऐसा बना लोगे तो तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तुम लोग बहुत ही आसानी से कर लोगे, समझ गए, ये बात है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। चलो, तो अब अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि अगर तुमसे एटॉमिक नंबर कभी भी कोई पूछेगा कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो क्या बोलोगे तुम कि सर, या फिर जो भी है उसको तुम बोलोगे कि सर एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग एटॉमिक नंबर उसी को बोलते हैं, है ना। तो अगर तुमको मैं बोलता हूँ कि सोडियम, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। तो तुम बोलोगे कि सर एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 ना, दिस मीन्स कि सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। अंडरस्टूड, सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। हम बोलेंगे वेरी गुड, ठीक है, ओके। अभी एटॉमिक नंबर के बाद एक और नंबर होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, एटॉमिक मास पढ़ के आए थे ना, तो वही मास नंबर पढ़ना है हमको, मास नंबर पढ़ना है हमको, ठीक है। देखो, मास नंबर का एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला, उसको लिख लो। तो कभी भी अगर मास नंबर कैलकुलेट करने देता है तो लिख देना कि मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। या फिर हो सकता है तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे देगा और मास नंबर दे देगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने बोलेगा, सेम फॉर्मूला, इधर उधर करना है बस, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। अब बोलता है कि एलिमेंट को दिखाना कैसे, जैसे मान लो कि कार्बन का तुम लोग मास पढ़े थे ना 12, और उसका एटॉमिक नंबर मैं बता देता हूँ 6, तो अब लिखेंगे कैसे, तो याद रखना इसको, किसी भी एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, x z a, z means the atomic number and this is your example, carbon 612, कार्बन 612 मीन्स व्हाट, 6 इसका एटॉमिक नंबर है, 12 इसका मास नंबर है। ऑक्सीजन 816। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो,
अब देखो, अब आफ्टर दिस हम लोगों को 2-3 छोटा छोटा टॉपिक्स पढ़ना है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोकोर्स। तो ये सब हम लोग आज नहीं करेंगे, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर ख़त्म करेंगे। चैप्टर आज ही हमारा ख़त्म है एक्चुअली, अगर मैं चाहता तो कर देता, लेकिन मैं नहीं करूँगा आज, इसलिए तो हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे अपने स्टडीज़ को एंड चैप्टर उस दिन ख़त्म करेंगे, ठीक है। टिल देन अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, मन लगा के। ओके, चलो बाय।